नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज का जो क्लास रहेगा वो है आपका सेकंड पेपर वीएसटीसी फर्स्ट ईयर का शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। तो इसकी पहली यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो देखिएगा आप लोग, उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन से नोट्स परचेज कर रखे हैं वो लगातार कंटिन्यूस पढ़ते रहें, और जो विद्यार्थी अभी तक वंचित हैं वो भी इनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपके लिए क्लासें निःशुल्क हैं, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पर भी। क्लास का कोई चार्जेबल नहीं है, केवल आपसे नोट्स का ही प्राइस लिया जा रहा है। बाकी की जो इच्छा हो जिस विद्यार्थी को, वो नोट्स परचेज कर सकता है और तसल्ली के साथ पढ़ें आप लोग। तो देखिएगा, पहली क्लास आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पेपर शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान, पाठ्यचर्या की पहली यूनिट को हम अब रिवाइज करेंगे। 8 नंबर की ये यूनिट है हमारी। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत धातु के शिक्ष से बना हुआ है, और शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, तथा प्रेरक रूप में अगर इसको प्रयुक्त किया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, और एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से बना है, और एजुकेयर का अर्थ होता है साथियों विकसित करना, यानी डेवलपमेंट करना। शिक्षा का उद्देश्य देखिए, व्यक्तित्व का विकास करना, दक्षता का विकास करना, आत्म प्रकाशन या अभिव्यक्ति का बोध करना, सामाजिक जागरूकता, भागीदारी, नवीनता के प्रति स्वीकृति भाव, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता को प्राथमिकता देना, सहयोग, त्याग, संयम, स्वाधिकार के मूल्यों का विकास, सहिष्णुता, सामंजस्य एवं अवस्था के विरोध, साहस के गुणों का विकास, सुनागरिकता के दायित्व का पालन करना, गतिशीलता एवं उद्देश्यपूर्ण सक्रियता, राष्ट्र एवं मनुष्यता के प्रति आदर, प्रेम एवं जागरूकता। ये क्या है साथियों, शिक्षा का उद्देश्य है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या है। शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास है जो उसे पर्यावरण को नियंत्रित करने और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने में उसे सामर्थ्य बनाती है। शिक्षा और दर्शन में संबंध, प्रश्न पूछा जाएगा शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। तो देखेंगे आप लोग, शिक्षा और दर्शन का संबंध अभिन्न व अविच्छिन्न है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रॉस ने कहा कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा जीवन का क्रियात्मक पक्ष है और दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है। तो ये आप लोगों को याद करना है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यवस्था तथा संगठन और शिक्षण विधियों का विकास समझने के लिए दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। इस संबंध में फिशे का कथन क्या है, देखिए, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णतया और स्पष्टता को प्राप्त हम नहीं कर सकते। जेंटाइल ने क्या कहा था इसके संबंध में ही, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। यानी शिक्षा है वो दर्शन की सहायता के बिना कभी भी उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। पार्टाइन का कथन भी है इसमें, उन्होंने लिखा है, गहन अर्थ में यह मानना उचित होगा कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर भी आधारित है। अर्थात शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के क्या है, सहसंबंधी हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा मानव जीवन के विकास का साधन है। परिस्थितियों के निर्माण में शिक्षा का विशेष हाथ है। दर्शन लक्ष्य का निर्धारण करता है और शिक्षा लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में कार्य करती है। शिक्षा में दर्शन की भूमिका को हम निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, जैसे मार्गदर्शन करना, राजनीति को प्रभावित करना, उद्देश्य निर्धारण में भूमिका निभाना, और शिक्षा की आदर्श विधि और परिणामों को प्रकट करना। हमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, देखिए, जन्म से ही मानव की पहली समस्या स्वयं के परिवेश से अनुकूलित होने से होती है। वह स्वयं शिशु के रूप में आत्म पर निर्भर होता है, यानी दूसरों पर निर्भर होता है शिशु जब होता है तब। जैसे जैसे वह बढ़ता है
वैसे वैसे उसे अन्य कई स्तरों पर अनुकूलन की आवश्यकता पड़ती है। यह अनुकूलन शीघ्र ही बाधा रहित हो, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा में प्रकृति से सामंजस्य होने के साथ साथ स्वयं के सहयोग, आवेग, कामना, प्रवृत्तियों एवं अभिभावकों से सामंजस्य अथवा अनुकूलन होना भी निहित है। यही कारण है कि शिक्षाविदों ने उपाधि मूलक शिक्षा को समय अवधि सीमित माना है, किंतु अनुकूलन के अंतर्गत शिक्षा को जीवन पर्यंत भी माना है। ज्ञान का अर्थ और ज्ञान की प्रकृति देखिए। ज्ञान शब्द है वो ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या बोध करना। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही मनुष्य या बोध होना। मनुष्य को ज्ञान का बोध होगा, जैसा वो सीख रहा है वैसा ही उसको बोध होना चाहिए। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञान के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। ज्ञाता के मन में एक प्रकार की हलचल है। ये हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं भी होती हैं कि जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तों का निर्धारण करना पड़ता है, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। ज्ञान को परखने अथवा उसे पूर्णता तक पहुंचाने में निम्नलिखित 5 कसौटियाँ होती हैं और ये कसौटियाँ अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पहली है निश्चितता, सेकंड है स्पष्टता, तीसरी है नवीनता, चौथी है क्रिया साफल्यता और पांचवी है अबाधिता। ज्ञान के मौलिक स्रोत अगर आपसे पूछा जाए वन लाइनर में तो याद रखें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये हमारे 4 ज्ञान के मौलिक स्रोत हैं। ज्ञान को परखने की कसौटियाँ जो हमने अभी 5 पढ़ी हैं उनको विस्तार से एक बार पढ़ेंगे हम। पहले नंबर पर है निश्चितता। जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं यदि वे अनिश्चित अर्थात रूप, सीमा, अवधि व स्थिति के अनुसार नहीं हो तो ज्ञान का आधार नहीं हो सकते। जैसे अंधेरे में किसी सफ़ेद वस्तु का दिखाई देना। इस उदाहरण में सफ़ेद वस्तु रूप, सीमा, अवधि व स्थिति के अनुसार अनिश्चित रहे किंतु अनुभव में आ रही है और ऐसा अनुभव ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह तभी कहा जा सकता है कि जब वह निश्चितता की शर्त पूरी कर ले, अर्थात अंधेरे में साफ दिखाई देने वाली वस्तु गाय है, अमुक आकार प्रकार की है और अमुक स्थिति में है। सेकंड है हमारा स्पष्टता। हमें न केवल यह अनुभव होना चाहिए कि अंधेरे में दिखाई देने वाली सफ़ेद वस्तु गाय है, वह अमुक रूप, स्थिति और अवधि में है, अपितु यह भी अनुभव होना चाहिए कि वह अन्य से भिन्न भी है। गाय के उदाहरण में पहली कसौटी के अनुसार यद्यपि सब कुछ निश्चित है किंतु यह स्पष्ट नहीं हुआ कि गाय के अतिरिक्त वहाँ जो कुछ भी है गाय उससे अलग है। जैसे गाय वहाँ पर स्थित है, वहाँ यदि सफ़ेद दीवार या कोई अन्य सफ़ेद वस्तु हुई तो गाय के आकार प्रकार का सही अनुभव नहीं हो सकेगा और गलत अनुभव के कारण इसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तीसरी कसौटी हमारी अबाधिता। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के ज्ञान का किसी अन्य प्रकार के ज्ञान से खंडन नहीं होना चाहिए। हमने आँखों से जो भी देखा, कानों से जो भी सुना, जीभ से जो भी चखा और त्वचा से जो भी अनुभव किया, इन सभी में सामंजस्य होना चाहिए। चौथी कटौती हमारी नवीनता। ज्ञान को ज्ञान होने के लिए उनमें नवीनता आवश्यक है। नवीनता चाहे तथ्य की हो, सूचना की हो, दृष्टिकोण की हो या अनुभव की हो, नवीनता के बिना उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता, उसे आवृत्ति मात्र कहा जाएगा। पांचवी कसौटी है क्रिया साफल्य। ज्ञान की इस कसौटी का अर्थ है कि चारों कसौटियों पर खरा उतरने के बाद जब हम उस ज्ञान को क्रियात्मक, प्रयोगात्मक रूप दें अथवा उसके लिए कोई क्रिया करें तो उस क्रिया का सफल होना क्या कहलाता है? क्रिया साफल्य कहलाता है। अर्थात क्रिया विशेष के करने पर उससे संबंधित फल या परिणाम की प्राप्ति हमें होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो वाद हैं, हमारी नेचर हैं, उनके बारे में। सबसे पहले आता हमारा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ने शिक्षा का क्या दर्शन बताया, प्रकृतिवाद का दर्शन क्या है, इसके बारे में जानकारी हम करेंगे। दर्शन की प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक विचारधाराओं में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृतिवाद
विचारधारा के समर्थक में कौन कौन है साथियों? अरस्तु हैं, काम्टे हैं, वेकल, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, हेक्सली, सैमुअल वर्टल आदि शामिल है। प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है? हिंदी में प्रकृतिवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकृति धनवाद। वाद का अर्थ होता है विचारधारा। प्रकृति का अर्थ निम्न रूपों से लिया जा सकता है, जैसे भौतिक प्रकृति, बालक की प्रकृति। रूसो ने एक महान ग्रंथ लिखा, ईमाइल। ये रूसो की पुस्तक याद रखनी है, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। ईमाइल एंड एजुकेशन किसकी है? रूसो की। जिसमें केवल प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक मानते हुए शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया घोषित किया गया है। यह बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास है, केवल बाह्य ज्ञान का अर्जन नहीं है। रूसो ने जोर देकर यह बात भी कही कि बालक को बालक समझना चाहिए, एक लघु प्रौढ़ नहीं है। प्रकृतिवाद की परिभाषा देखिए, रॉस के अनुसार क्या है? प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है? रॉस की। थॉमस लॉक के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के प्रतिकूल पदार्थ के अधीन मस्तिष्क को मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। वार्ट के अनुसार परिभाषा देखिए, वार्ट के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम्स के अनुसार क्या है परिभाषा प्रकृतिवाद की? प्रकृतिवाद को शिक्षा की उन प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों तथा पुस्तकों पर निर्भर नहीं है, अपितु विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन को सीधे मार्ग पर डालती है। प्रकृतिवाद तीन प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। पहला है भौतिक प्रकृतिवाद, सेकंड है यंत्रवादी प्रकृतिवाद और तीसरा है जैविक प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद को पूरा पढ़ने के बाद में हम आते हैं आदर्शवाद पर। आदर्शवाद का दर्शन क्या है? आदर्शवाद प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य देशों में आदर्शवाद का प्रतिपादन प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और सुकरात इन्होंने किया था। शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में कौन आते हैं? कॉमेनियस, पेस्टोलॉजी और फ्रॉबेल साहब ये आते हैं। भारतीय दार्शनिकों में आते हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और रविंद्रनाथ टैगोर, ये शामिल हैं। तो इनके नाम आप लोग याद रखना। आदर्शवाद की परिभाषा देखिए, DM दत्ता के अनुसार क्या परिभाषा है? आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। रॉस के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु उन सब का आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन और आत्मा है तथा वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है देखिए आदर्शवाद से? विचारों पर बल देते हुए मानसिक जगत को भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करती है। व्यक्ति में आदर्शों और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल देती है। भौतिक संसार को आध्यात्मिक जगत की अभिव्यक्ति भी मानती है। कौन मानती है? आदर्शवाद। उसके बाद आते हैं हम प्रयोजनवाद या व्यावहारिकवाद भी इसको कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। एक आपका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए निबंधात्मक मिलेगा और एक प्रश्न आप लोगों के लिए लघुत्तरात्मक मिलेगा। तो ध्यान से पढ़ के जाएं इस पूरी यूनिट को। 8 नंबर की यूनिट है ये। प्रयोजनवाद तथा शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। ऐसा इसलिए है कि प्रयोजनवाद परिवर्तन में विश्वास रखता है और हमारा आधुनिक समाज परिवर्तनशील है। इसमें यह दार्शनिक सिद्धांत नहीं अपनाया गया कि केवल बालक को दृष्टि में रखकर उसे शिक्षा दी जाए। अब क्या कहता है कि इसमें शिक्षा का उद्देश्य अधिक शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए, मानव कल्याण के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, गतिशील और लचीले मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए और सामाजिक कुशलता भी याद रखनी चाहिए। प्रयोजनवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? शिक्षा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अनुसार शिक्षा में कई परिवर्तन भी आए। विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए परिषद की व्यवस्था व्यावहारिकवाद की देन है, किंतु व्यावहारिकवाद की त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देना अव्यावहारिक होगा।
पहली बात तो यह है कि व्यावहारिकवाद उपयोगिता को सत्य की कसौटी मानता है, किंतु अमुक वस्तु या गुण हमारे लिए उपयोगी है, इसकी कसौटी कौन निर्धारण करेगा। दूसरी बात यह है कि सत्य को सदैव निर्मित होने वाला मानने के कारण व्यावहारिकवाद सत्य को सत्य नहीं कह सकता, क्योंकि वह परिवर्तनशील हो जाता है। तीसरी बात यह है कि शिक्षा के संबंध में पहले से कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता। शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, प्रबंधन आदि का निर्धारण कुछ स्थिर सिद्धांतों, मूल्यों और नीति के बिना संभव नहीं है। यदि इन्हें माना जाए तो यह व्यावहारिकवाद के विरुद्ध होगा। इस स्थिति में स्वयं व्यावहारिकतावाद कितना व्यावहारिक है, क्रियात्मक है और प्रयोगात्मक है रह पाएगा, यह विचारणीय है। अब बात करते हैं हम यथार्थवाद पर। यथार्थवाद ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभवों को ही सत्य मानता है। यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के रियल तथा इज्म यानी रियलिज्म से बना है, जिसका अर्थ है वस्तु संबंधी अर्थात वस्तु से संबंधित ज्ञान की यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। अब यथार्थवाद की परिभाषा है कुछ, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्टर तथा गुड के अनुसार यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत वास्तविकता अर्थात भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है या रखता है। उसकी प्रकृति तथा उसके गुण उसके ज्ञान से ही मालूम होते हैं। J.S. रॉस की परिभाषा क्या है यथार्थवाद को लेकर? यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष से अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनके संबंधित वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। अब यथार्थवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? बालक को एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए तैयार करना, बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, बालक की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना और उन्हें प्रशिक्षण देना, बालक को प्रकृति तथा सामाजिक वातावरण से परिचित कराना और व्यावसायिक शिक्षा देना। इस तरीके से आपकी ये पूरी कंप्लीट होती है सेकंड यूनिट। काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मैंने इस यूनिट में करवाया है। प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, छोटे प्रश्न भी यहीं से बनेंगे, बड़े प्रश्न भी यहीं से बनेंगे और साथ में आप लोगों को गेस्ट पेपर भी मैं करवा रहा हूँ साथियों। कंप्लीट आपको मैंने गेस्ट पेपर करवा दिए हैं, हालांकि ऑलरेडी खुराना क्लासेज एप्लीकेशन पर आप लोग उनको भी रिवाइज करें एक बार ज़रूर, तो परचेज़ कर लें आप लोग इनको मात्र 129 रुपये में। थैंक यू।